अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम टेलीपोर्टेशन की बेसिस को समझेंगे। इसके अलावा हम हर उस सवाल का जवाब देंगे जो हमें टेलीपोर्टेशन के और करीब कर देगा। और दूसरी बात, हम कॉन्शियसनेस को समझ रहे थे, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आप एस्ट्रल ट्रैवल करो या फिर आप ल्यूसिड ड्रीमिंग करो या कुछ भी करो, सामने वाले का अगर आप दिमाग भी पढ़ना चाहते हो फॉर गुड पर्पसेस ऑब्वियसली, तो भी आपको कॉन्शियसनेस को समझना होगा। लेकिन अगर आपको कॉन्शियसनेस समझ ही ना आई तो इसका बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। आप सारी प्रैक्टिसेस करते रहोगे, आप बुक्स पढ़ते रहोगे, आप सब कुछ करते रहोगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं आपको कहूँ कि दूसरे कमरे से जाके एक बैट लेके आओ और आपको पता ही नहीं है कि बैट किस तरह से दिखता है, तो आप दूसरे कमरे में जाके क्या लेके आओगे? कुछ भी नहीं पता आपको। इसी तरह हमें समझना होगा कि कॉन्शियसनेस असल में होती क्या है, और जिस वक्त आपको ये समझ आ गई उस वक्त आप इस सारे राज को एक बिल्कुल गुत्थी की तरह समझ लोगे। अब टेलीपोर्टेशन की बेसिस को समझने से पहले हमें समझना होगा थर्ड आई के बारे में। थर्ड आई यहाँ पे होती है, यहाँ पे थर्ड आई मानी जाती है क्योंकि इसके बिल्कुल पीछे होता है यहाँ पे अंदर पाइनियल ग्लैंड, जिसको मैंने पहले बताया था कि डीएमटी रिलीज करता है और उसकी वजह से बॉडी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। अब यही डीएमटी हमें कॉन्शियसनेस तक लेके जाएगा और हमारे पाइनियल ग्लैंड को मुसख्खर करने में मदद देगा। लेकिन उससे पहले ये हमें एक रास्ते से लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन तक लेके जाता है। नेट पे हज़ारों वीडियो पड़ी हैं जिसमें बताते हैं कि लॉ ऑफ ऐसे कर लो, ये लिख लो, या फिर अपना चार्ट बोर्ड बना लो, उस पर पिक्चर्स लगाओ तो आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा। लेकिन जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि बॉडी फ्रीक्वेंसी वर्क कैसे होती है, तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं एक बच्चे को कहूँ कि 2 का टेबल लिखो या फिर ये चीज़ लिखो, और वो पूछता है कि ऐसा क्यों करूँ, और आप उसको थप्पड़ लगा दो, बस करो, इससे तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसी है। तो हम पहले समझने लगे फ्रीक्वेंसी को बहुत ही डिटेल में, और अब क्वांटम लेवल पर हम इसको समझने लगे हैं। तो इसको वीडियो को ज़रा गौर से सुनना। अब एक इंग्लिश मैन था, नॉर्मन कजिन्स ये उसका नाम था, और इसको ना एक बहुत ही मोहलिक बीमारी होगी, और डॉक्टर के पास गया और उसको बताया उसने कि मैं बहुत अरसे से ना बीमार रहता हूँ, और उसने ये शिकायत की कि जब मैं सोने लगता हूँ ना तो मेरे जिस्म के अंदर इतनी शदीद दर्द होने लग जाती है कि मैं 5 मिनट भी नहीं सो पाता। डॉक्टर ने उसको बहुत ही हैवी सिडक्टिव मेडिसिन दी जो उसके दिमाग को सुन कर दे, उसके पेन रिसेप्टर को ज़रा नम कर दे, लेकिन फिर भी 10 मिनट से ज़्यादा उसको नींद आती ही नहीं थी। और सालों की अपॉइंटमेंट के बाद जब वो डॉक्टर के पास गया और उसने कहा कि इसका कोई इलाज है भी, तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे दिमाग में कोई पुरानी थॉट्स हैं जो तुम्हें तंग करती है। फिर जब वो अपनी यादों में वापस गया तो उसको पता चला कि बचपन में उसके साथ एक ट्रॉमेटिक हादसा हुआ था जिसकी वजह से अभी तक उसके अंदर वो दर्द मौजूद है। उसने डॉक्टर को बताया कि ये वजह हो सकती है कि मैं जब भी उसके बारे में सोचता हूँ ना तो दर्द में इजाफा हो जाता है। तो डॉक्टर ने कहा बस यही वजह है। फिर उसने क्वेश्चन किया डॉक्टर से कि क्या मैं अच्छी चीज़ें सोचने लग जाऊँ तो उससे क्या ये रिवर्स हो सकता है? डॉक्टर ने कहा मेरे पास कोई रिसर्च तो नहीं है, लेकिन अगर तुम करना चाहते हो तो कर लो। तो उसके बाद वो रात को सोया और वो बताता है, अपनी बुक में लिखता है, उसकी बुक का नाम है एनाटमी ऑफ इलनेस। उसके अंदर वो बताता है कि जब मैं रात को सोने लगता था, सोने से पहले ना मैं स्टैंड अप कॉमेडीज़, उस वक्त की कॉमेडीज़ देखता था और खुल के हंसता था, जिसमें पेट में दर्द होने लग जाता, इतना हंसता था। अब वो बताता है कि दवाई खाने की वजह से 10 मिनट तक वो आराम से सो पाता था बगैर दर्द के, लेकिन एक अच्छी तरह हंसने के बाद कहता मैं 2 घंटे तक आराम से सो पाता था। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी बॉडी को हील करना शुरू किया और उसने फिर ये बुक लिखी जब वो 6 से 8 महीने तक फुल्ली रिकवर हो गया। अब ये हो सकता है कि एक ऐसा केस हो, आप नेट पे चले जाओ, आपको एक मिलेगा बंदा गुडमैन, सर्च करना गुडमैन एरोप्लेन एक्सीडेंट। उसके अंदर एरोप्लेन एक्सीडेंट के अंदर ना उसकी सारी हड्डियां टूट गई थी तकरीबन, और उसकी वर्टिब्रा भी टूट गई थी, रीढ़ की हड्डी सारी टूट गई थी, और डॉक्टर्स ने कहा था ऑपरेशन के बगैर तुम मर जाओगे, और अगर ऑपरेशन करवा भी लिया तो तुम सारी ज़िंदगी व्हील चेयर पे आ जाओगे। उसने कहा कि नहीं, उस वक्त ना क्रिसमस आने में ना 1-2 महीने रहते थे, तो उसने कहा कि मैं ना क्रिसमस तक अपने पाँव पे चल के अपने घर जाऊंगा। डॉक्टर्स ने कहा ये तो पागल है। तो उसने दोबारा से अपनी ब्रेन की रिवायरिंग करनी शुरू की, और 25 दिसंबर क्रिसमस वाले दिन वो अपने पाँव पे चल के अपने घर गया। इस तरह की आपको बेशुमार एग्जांपल्स मिल जाएंगी। अब वापस आते हैं टॉपिक पे। अब मसला सारा ये होता है कि हम अपने दिमाग के अंदर अपने पुराने थॉट्स, जितनी हमारी पुरानी यादें होती हैं, उनका दुख लेके बैठे होते हैं, और उसकी वजह से हमें डिप्रेशन होता है, और फ्यूचर की हमें टेंशन होने लग जाती है कि फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, और उसकी वजह से हमें एंजाइटी होती है। ये एंजाइटी और डिप्रेशन फ्यूचर और पास्ट से रिलेटेड है, और इसीलिए हम जिस भी बड़े बंदे से पूछते हैं कि तुम्हारी कोई विश है, तो वो कहता है मैं यार फिर से बच्चा बनना चाहता हूँ, क्योंकि तब कोई फिक्र नहीं थी। और बच्चे से पूछो तो वो कहता है मैं बड़ा होना चाहता हूँ जल्द से जल्द, क्योंकि कोई भी अपने प्रेजेंट में नहीं रह रहा, सब अपने पास्ट या फ्यूचर में रह रहे हैं, और इसी वजह से सारा मसला होता है। अब इससे निकलना कैसे है? इससे निकलने से पहले एक और बहुत ही मेजर क्वेश्चन है कि ये सारी थॉट्स और ट्रॉमेटिक बातें हमारे दिमाग में आती कैसे हैं।
ये हमारे होते हैं रेपिटेटिव बिलीव्स जो बचपन में ही बन जाते हैं कि ये जो पैसे होते हैं ये तो अमीरों की चोंचले होते हैं, या फिर सिर्फ हराम का कमाने से ही पैसा आता है, हलाल से तो आएगा नहीं, या पैसा मेरे हाथ में टिकता नहीं है, जैसे ही पैसे आते हैं खर्च हो जाते हैं, कोई उधार चढ़ जाता है। ये सारे जितने भी बिलीव्स होते हैं बचपन से हमारे दिमाग में फीड किए जाते हैं कि पैसे दरख्त पे उगते हैं। ये सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को डिप्रेस कर रही होती हैं, और फिर बच्चा बड़ा होता है और अगर पैसे से रिलेटेड उसको कोई भी मसला होता है तो वो कहता है कि पता नहीं मसला कहाँ पे है, मैं सारा कुछ सही कमा रहा हूँ, उसके बावजूद मैं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हूँ। हालांकि सारे मसले दिमाग में होते हैं। हमारी जितनी बॉडी की बीमारियाँ होती हैं वो रिकवरेबल हैं सिर्फ हमारे दिमाग के थ्रू। दुनिया की कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसको हमारी बॉडी खुद से हील ना कर पाए। अब मैं बताता हूँ कि नेगेटिव पैटर्न्स और दिमाग की ये खराबियाँ बनती कैसे हैं, और उसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा माइंड। अब दो तरीके से हमारे माइंड में नेगेटिव बिलीफ जाते हैं, या तो स्ट्राइकिंग हॉट चीज़ हो कि जिस तरह एक बाप अपने बच्चे से कहता है बेटा तुमने ना भाग के बस नहीं पकड़नी। एक बच्चा स्कूल जाता है और भाग के बस पकड़ता है, उसका बाप कहता है भाग के बस तूने नहीं पकड़नी, और वो फिर भी भाग के पकड़ता है। एक दिन वो भाग के पकड़ रहा था, वो और उसका दोस्त गिरता है रोड पे और एक ट्रक आके उसको कुचल के चला जाता है। स्ट्राइकिंग हॉट उसके दिमाग पे स्ट्राइक हुआ, और अगले दिन से वो बच्चा आराम से चल के जाएगा, आराम से बस का इंतजार करेगा, उसके पे चढ़ जाएगा, क्योंकि स्ट्राइकिंग हॉट उसके दिमाग में छप गई थी ये चीज़। और दूसरी चीज़ होती है रेपिटेटिव, जिसका मैंने जिक्र कर दिया है, पैसे दरख्तों पे उगते हैं, इसका बिल तुम्हारा बाप भरेगा। ये सारी बातें ये दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता छप जाती हैं, और उसके बाद जितनी भी लाइफ के अंदर मुश्किलात आती हैं, इवन मैरिटल लाइफ जो होती है ना, वो भी रिलेटेड होती हैं बचपन के ट्रॉमास की वजह से, जिसको हम समझते हैं कि बच्चे हैं, बच्चे क्या ही समझ लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे सारा कुछ अपने सब कॉन्शियस में डाल रहे होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी वैसी नेगेटिव हो रही होती है। अब इसके बाद आते हैं इमोशंस। हम हर चीज़ को ना इमोशन से रिलेट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरा एक पसंदीदा कोई शख्स है, तो मैं उसके बारे में जब भी सोचता हूँ तो मुझे डोपामीन हिट मिलता है, और उसकी वजह से मेरा इमोशन ट्रिगर होता है लव का। दूसरी चीज़ होती है असल में लव ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड होता है, लेकिन जो क्रश टाइप चीज़ें होती हैं, या फिर मैं कहता हूँ यार वो लड़की मुझे बहुत पसंद है, ये सारी चीज़ें रिलेटेड होती है डोपामीन से, जो रिवार्ड देती हैं। वो लड़की मैंने देख ली, मुझे अच्छा लगा, मुझे डोपामीन मिला, और ये साइकिल चलता रहता है, और उसके बाद मुझे और हिट चाहिए होती है, और हिट चाहिए होती है, और ये सारी चीज़ें। अब जैसे पैसे का नाम सुनता है ना कोई बंदा, वो कहता है पैसा मेरे लिए नहीं है, ये तो अमीरों के लिए है, हम तो गरीब हैं, ऐसे गुजारा करना, हम मिडिल क्लास हैं, ऐसे ही चलेंगे। या फिर कोई भी बात होती है स्टडी से रिलेटेड कि यार मैं तो बचपन से ही ऐसा पढ़ता था, माँ बाप मारते थे, बचपन में टीचर्स बच्चों को कहते होते थे कि तुम बड़े होके कुछ नहीं कर सकते। अब वो बच्चा सब कुछ भी कर सकता होता ना, वो अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग ने उसको कह दी तुम नहीं कर सकते। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। इस पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इससे निकलने के तरीके क्या हैं। आप सबसे पहले प्रेजेंट में आओ। प्रेजेंट में आने का सबसे अच्छा तरीका होता है ब्रीदिंग, सांस लेना। सबसे जिसको हम इजी लेते हैं ना, वो हमारी ब्रीदिंग है। इस वक्त भी मैं या फिर आप जो वीडियो देख रहे हो, सांस ले रहे होगे ना, ये यहाँ तक सांस आती है फिर वापस चली जाती है, यहाँ तक आती है, शैलो ब्रीदिंग हो रही है। जब तक हम डीप ब्रीदिंग नहीं करेंगे ना, तब तक हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन रहेगा और हम फाइट और फ्लाइट मोड में ही रहेंगे। अब उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है बॉक्स ब्रीदिंग, 4 सेकंड का। अच्छा, अभी आपने ना, ये मैं तरीका बताने लगा हूँ, इसके बाद वीडियो पॉज करनी है और 5 ब्रीदिंग करनी है, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 5 करना, और आप मुझे बताना कमेंट्स में कि आज का दिन आपका कैसा गुजरा, मज़ा आया कि नहीं। अब इसका तरीका बताने लगा हूँ। 4 सेकंड का इनहेल करना है, 4 सेकंड का पॉज करना है, 4 सेकंड का एक्सहेल करना है, फिर 4 सेकंड का पॉज लेना है, इसको रिपीट करना है। और ये आप 5 लोग हैं ना, अभी पॉज करो वीडियो को और 5 ब्रीदिंग करके उसके बाद वापस वीडियो देखो। अब हमारे नेगेटिव पैटर्न्स जो बन गए हैं, हम टेलीपोर्टेशन पे लाजमी जाएंगे, आपने फिक्र नहीं करनी। आपने कहा लंबी वीडियो होनी चाहिए, लंबी वीडियो, और आपको उम्मीद है अभी तक मज़ा आ रहा होगा, और आना भी चाहिए, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, हम कभी उनको नोट ही नहीं करते और कहते हैं ये तो बहुत सिंपल चीज़ है कि हमें पता है। इसके बावजूद, रेपिटिशन के बावजूद हम उसको अपने दिमाग पे नक्श नहीं करवा पाते, क्योंकि हम इंटेंशनली वो चीज़ नहीं कर रहे होते। अब ये करने का सबसे आसान तरीका है, जो कर रहे हो ना उससे प्यार करने लग जाओ। मुझे वीडियो बनाना पसंद है, मैटर नहीं करता वीडियो क्वालिटी कैसी है, मेरे पीछे क्या चीज़ है, लाइटिंग अच्छी है या नहीं, मेरी आवाज़ सही आ रही है या नहीं आ रही, शोर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपको समझ आ रही है, मेरे पास अगर कुछ वैल्यूएबल कंटेंट है और मैं आपको दे रहा हूँ और इससे मुझे खुशी हो रही है, तो मैं बनाता रहूँगा। ठीक है, जो चाहते हो ना अपनी ज़िंदगी में करना, वो करना शुरू कर दो। और दूसरी चीज़, एक बहुत ही प्यारी एग्जांपल देने लगा हूँ, इस वीडियो के सारे पैसे पूरे हो जाएंगे आपके। अगर आपको प्यास लगी हुई है और मैं आपको कहूँ बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है आपको, कि हाँ पानी पीना है, तो मैं आपको एक पानी का गिलास ला के दूंगा, मैं कहूँगा पानी पियो, आप पियोगे, आपको कि वाह वाह मज़ा आ गया,
फिर मैं कहूँगा ये लो पानी पियो, पानी की प्यास थी ना, पानी पियो, आपने दूसरा गिलास पी लिया। फिर मैंने कहा पानी पियो, तीसरा गिलास, आप कहोगे ठीक है मज़ा आया है। मैं कहूँगा चौथा गिलास, आप कहोगे बस ठीक है ना, पी लिया, ठीक है। मैं कहूँ पाँचवा गिलास, आप कहोगे बस कर यार। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको पानी की प्यास थी, वो मज़ा पानी में था या आपकी प्यास में मज़ा था? असल में मज़ा होता है उस प्यास में और उस प्यास के बुझने में। यानी हम लोग ये देखते हैं कि यार मैं काम को छोड़ दो, मैं चाहता हूँ अब भी मेरे पास पैसे आएँ। जिस तरह बिल गेट्स पैसे कमा रहा है, हालांकि वो तो आपको पता है एप्स्टीन फाइल में क्या हुआ है, लेकिन अभी पैसे आने चाहिए। उस जर्नी में जो स्ट्रगल आएगी, कुछ भी आएंगे, मुश्किलात आएंगी, वो नहीं देखनी, डेस्टिनेशन तक पहुंचने की जल्दी है। और इसी वजह से बहुत से लोग बीच में गिव अप कर देते हैं, क्योंकि वो उस रास्ते की कठिनाई को देखते नहीं हैं, उनको पड़ी होती है डेस्टिनेशन की। हालांकि असल मज़ा उस जर्नी का होता है, उसमें जो आप सीखते हो, जो आप मज़ा करते हो, जो आप सीखते हो, इंजॉय करते हो, वो सारी चीज़ें वर्थ इट होती हैं आखिर में। और आपको आज ही 1 करोड़ मिल जाए, क्या करोगे? गाड़ी ले लोगे, घर ले लोगे, 10 दिन बाद आपका सारा डोपामिन स्पाइक ख़त्म हो जाएगा। अब ये सारी बातें करने का मकसद ये कि इस सब को ना आपने अपने कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में लेके आना है। अगर अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें बताने लग जाओ ना, ये लिख लो, आपके दिमाग में नहीं जाएगा। आप लिखोगे आई एम वेल्थी, आपका दिमाग कहेगा पागल है, अभी तेरे टायर में पंक्चर हुआ है, कुछ भी नहीं है तेरे पास। आप नहीं मानोगे, आपके कॉन्शियस में अड़ा रहेगा, आपके सबकॉन्शियस में नहीं जाएगा जब तक आप वो चीज़ फील नहीं करोगे। अब मैं एक तरीका बताने लगा हूँ बहुत प्यारा। जब आप सोचो, आपको पैसे चाहिए, आपको खुशी चाहिए, आपको रिलेशनशिप में सेटिस्फेक्शन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, आप सोचो मुझे ये चीज़ चाहिए और उसके बाद मैं क्या फील करूँगा। जो आप तब फील करोगे ना, वो आप अभी से फील करने लग जाओ, वो सारी चीज़ें आपके पास आने लग जाएंगी। बहुत अच्छा तरीका है और ये करना शुरू कर दो। आपकी ये सारे राइटिंग और जितना भी चार्ट मेथड, पिक्चर लगाना, ये सारी चीज़ आप भूल जाओगे। ये एक कंपोनेंट होता है और ज़रूरी भी होता है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप अपनी बॉडी को अलाइन करो। इसमें हमने सबकॉन्शियसनेस का एक पार्ट समझ लिया जो कुछ हद तक सूडो साइंस में जाता है। अब हम साइंस की बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में यही चीज़ हमें टेलीपोर्टेशन तक लेके जाएगी। कैसे लेके जाएगी? मैं एक कॉन्सेप्ट बताने लगा हूँ सुपर पोजिशनिंग का। सुपर पोजिशनिंग में होता ये है कि एक पार्टिकल एक एट द सेम टाइम मुख्तलिफ डायमेंशंस और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। हालांकि ये थोड़ी थियोरेटिकल बात है, लेकिन जल्द ये प्रूव होने वाला है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स जितने भी हैं ना, वो सारा कुछ यही कर रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स अपने क्यूबिट्स को, एटम का सबसे जो माइनर पार्टिकल होता है ना, क्वांटम कंप्यूटर्स उस क्वार्क को पकड़ के, उसके क्यूबिट को पकड़ के मुख्तलिफ डायमेंशंस में भेजते हैं। और इसी वजह से जो क्वांटम कंप्यूटर है ना, वो सुपर कंप्यूटर से 10 करोड़ से भी ज़्यादा टाइम्स जल्दी काम कर लेते हैं। जो काम सुपर कंप्यूटर 10 अरब साल में करेगा ना, क्वांटम कंप्यूटर 5 या 10 सेकंड में कर लेता होता है, और वो क्यूबिट का इस्तेमाल कर रहा है। अब इसमें होता क्या है, आपने वो वाक़या सुना है ना असहाबे कहफ का, जिसमें वो 300 साल तक सोए रहे थे और उनकी बॉडी पे कुछ भी नहीं हुआ। कुरान में सूरत है सूरह कहफ, उसके अंदर वाक़या असहाबे कहफ का कि किस तरह वो 300 साल तक सोए रहे थे और उनकी बॉडी पे कुछ भी असर नहीं हुआ। ये होता है सुपर पोजिशनिंग। सुपर पोजिशनिंग में मैंने क्या बताया था, एक ही पार्टिकल अगर सिंक्रोनाइज हो जाए तो वो एट द सेम टाइम डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर, और उस डायमेंशन में टाइम की डायमेंशन भी आती है, बगैर किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के वो हज़ारों सालों तक वहाँ पे पड़ा रह सकता है और उस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसीलिए हम, जब सामने वाला मेरा दोस्त है, मैं घंटों उसके साथ बैठा रहता हूँ और हम बातचीत भी नहीं कर रहे होते, ऐसे ही बैठे होते हैं और मुझे लगता है यार बहुत मज़ा आ रहा है, सुकून मिल रहा है। ये होती है सिंक्रोनाइजेशन और ये होती है सुपर पोजिशनिंग, जिसके अंदर सारी चीज़ें आपस में इंटेंगल्ड हो जाती हैं। इंटेंगल्ड थोड़ा डिफरेंट है सुपर पोजिशनिंग से, लेकिन वो श्रोडिंगर की कैट याद है आपको, जो उसने बताया, श्रोडिंगर ने प्रपोज की थी श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट, जिसने उसने एक डब्बा रखा था और उसने कहा था कि अगर डब्बे के अंदर एक बिल्ली डाल दी जाए और डब्बा बंद कर दिया जाए तो हमें बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि अंदर बिल्ली जिंदा है या नहीं। अब श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग उस डब्बे के अंदर जो बिल्ली है ना, वो मरी हुई भी है, वो जिंदा भी है। एट द सेम टाइम दोनों स्टेट्स पॉसिबल हैं, क्योंकि हमें सोल का जब पता चल जाता है ना कि सोल क्वांटमली किस तरह से हमारे साथ अलाइन होती है और हमारे पार्टिकल्स किस तरह से अलाइन होते हैं, तो वो हमें एक होल कॉन्शियसनेस के साथ मिला देती है। अब इसमें डायमेंशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब वीडियो क्योंकि लंबी हो रही है अब इसमें बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट आ जाता है डायमेंशंस का। जब आपको डायमेंशंस का पता होगा ना कि 11 डायमेंशंस किस तरह काम करती हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आप 5th डायमेंशन में बैठ के वो श्रोडिंगर कैट की बॉक्स देख रहे होगे ना, तो आपको क्या वो जिंदा और मुर्दा दोनों बिल्लियाँ नज़र आएंगी। क्योंकि 3rd डायमेंशन में हम रह रहे हैं ना,
हमें तो यही लगेगा कि हो सकता है वो ज़िंदा है, हो सकता है वो मरी हुई है, अनलेस कि हम वो डब्बा खोलें। और जैसे हम डब्बा खोलेंगे तब हमें एक पॉसिबिलिटी मिलेगी, वो होगी अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जर्वेशन, जिसमें आता है ऑब्जर्वर इफेक्ट। ऑब्जर्वर इफेक्ट में यही मैंने बताया था कि किस तरह हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और हमारी इंटेंसिटी वहाँ पे वेव कोलैप्स फंक्शन करती है, वो सारी वेव्स आपस में कोलैप्स हो जाती हैं और वहाँ पे मैटर बना देती हैं। अब वो डब्बे के अंदर मुझे नहीं पता क्या है, मेरी ऑब्जर्वर इफेक्ट से मेरा जो क्वांटम इंफॉर्मेशन मैं सेंड करूँगा वो वेव्स कोलैप्स करेगा और वो डिटरमाइन करेगा कि डब्बा खोलने पे बिल्ली जिंदा होगी या मुर्दा। लेकिन उससे पहले वो दोनों स्टेट में हो सकती है, ये थ्योरी है। अब वापस आते सुपर पोजिशनिंग पे। अब वो बिल्ली अंदर ना सुपर पोजिशनिंग की हालत में नहीं है, यहाँ पे आ गई डी कोहेरेंस, क्योंकि हमने अभी तक उस पर कोई ऑब्जर्वर ही नहीं डाला और ऑब्जर्वर डाले बगैर वो चीज़ एक सिंक्रोनाइजेशन में नहीं आ सकती। अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें ये होता है कि ऑब्जर्वेशन से जो चीज़ होती है ना वो डी कोहेरेंट हो जाती है। मतलब एक चीज़ लाइन में है और उसको अगर हम देखेंगे ना तो वो डी कोहेरेंट ख़राब हो जाएगी। एक बंदा सोया हुआ है और वो डी अलाइन हो जाए, डी कोहेरेंट हो जाए, तो उसकी आंख खुल जाती होती है और उसकी जो सोल होती है वापस बॉडी में आ जाती है। इसी तरह कुरान की आयत है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर तुम उनको देखते, उन सोए हुओं को देखते, तो तुम्हें ऐसा लगता कि वो जाग रहे हैं। मतलब वो सोए हुए और जाग रहे हुए दोनों स्टेट्स एट द सेम पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही थी। ये वही कॉन्सेप्ट है जो सुपर पोजिशनिंग से हमें मिला देता है। अब हमने यहाँ से खाता खोल दिया हमारी टेलीपोर्टेशन का और टाइम डायलेशन का। इसको हम समझने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और आपने कमेंट्स में बताना है कि अभी तक आपने क्या समझा है इस वीडियो से, और आपके कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा। अगली शायद वीडियोस में ना मैं क्वेश्चन आंसर सेशन भी करूं, तो आपके क्वेश्चंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और दूसरी चीज़, अगर आप क्वांटम रिलेटेड ये टॉपिक्स अच्छी तरह से ईजी अल्फाज में भी समझना चाहते हैं ना, तो मैंने इस पर एक बुक लिखी हुई है अनगामुल असरार, जो आप मेरे इंस्टा हैंडल से परचेज़ कर सकते हो। और दूसरी चीज़, इस सीरीज़ को जारी रखने के लिए आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही अहम होगा। तो कमेंट्स में बहुत ज़रूरी पैगाम है मेरा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।